हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉमस स्कॉट के बारे में। ऑल दो कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे, उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन कॉन कॉल हमने डिस्कस नहीं की थी। रीज़न ये है कि कंपनी कॉन कॉल करती ही नहीं है। तो बहुत छोटी सी कंपनी है, लगभग 500 करोड़ की कंपनी है, वो भी 10% के 2 अपर सर्किट मारने के बाद, यानी उसके पहले लगभग 400 करोड़ के अराउंड की कंपनी हुआ करती थी। एंड वैल्यूएशन देखेंगे 42 का यहाँ पे पी है। हालांकि ये वैल्यूएशन थोड़े से मिसलीडिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रेफरेंशियल वगैरह आए हुए थे। एंड उसका अगर एडजस्टमेंट किया जाए तो वहाँ से अगर पी निकाला जाए तो वो आता है नियरली 32 के अराउंड पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पी का जो कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर आप सीधे मार्केट कैप डिवाइडेड बाई पैट करेंगे तो उससे पी निकल के आता है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग मतलब ईपीएस अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए तो वहाँ पे शेयर्स के प्रेफरेंशियल इशू होने की वजह से थोड़े बहुत कैलकुलेशन में चेंजेस आएंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज वगैरह लिया जाएगा। तो वहाँ से अगर पी निकाला जाए तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम पी देखने को मिलेगा। हालांकि आगे की बात करते हैं, आरओसी आरओई बढ़िया है। एक समय पर कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, डेट को काफ़ी ज़्यादा रिपे किया है कंपनी ने, एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री होने की कगार पे है। कोई भी प्लेजिंग यहाँ पे प्रोमोटर की नहीं है। एंड पिग रेशियो देखा जाए तो वो भी लोअर साइड पर है। एंड नो डाउट यहाँ पे कैश फ्लो जो है कंपनी की एंड में आपको पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा। छोटी सी कंपनी है, हाई ग्रोथ के स्टेज पर है, तो कैश फ्लो का एक इशू है। और क्योंकि कंपनी का कॉन कॉल नहीं होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बट कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से है, उस बिज़नेस में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जो कि प्रॉफिटेबल होती हैं। आप इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, V2 रिटेल को देख लीजिए, स्टाइल बाज़ार को देख लीजिए, एंड उसके अलावा तमाम चाहे वो आदित्य बिरला फैशन को देख लीजिए, ट्रेंड को देख लीजिए, इसमें से आपको सिर्फ V2 और ट्रेंड ही पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पैट में आपको देखने को मिलेंगे। एंड थॉमस स्कॉट इज़ द थर्ड कंपनी जो कि यहाँ पे पैट पॉजिटिव है पिछले 3 सालों, मतलब 3 सालों का अगर CAGR देखा जाए रेवेन्यू एंड पैट का, तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया नंबर हैं। दैट इज़ वाई ये कंपनी मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। एंड बैलेंस शीट भी यहाँ पे ओके सी है। और कंपनी के अगर वैल्यूएशंस देखे जाएं तो फ़िलहाल जो स्क्रीनर के वैल्यूएशंस हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने मीडियन के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है मीडियन से। बट कंपनी के अगर आप प्राइस चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविएशन मिलेगा। सडनली कंपनी के प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, वही तेज़ी जो अभी फ़िलहाल कंपनी के 1-2 दिन से प्राइस चार्ट में देखने को मिल रही है। प्राइस एक्शन में 2 दिन से कंटिन्यू लगातार ये कंपनी 10% का अपर सर्किट लगा रही है। एंड उसका रीज़न वही है जो कंपनी ने लगभग 1 साल पहले अपने जो है तो चार्ट में तेज़ी दिखाई थी, और वो रीज़न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ऑल्दो इसके फंडामेंटल्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ पे उसको एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे पास्ट की परफॉर्मेंस तो बहुत स्टेबल एंड डल सी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। रीज़न ये था कि कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती थी, एंड कुछ खास वहाँ पे इनको ऑर्डर्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिलते हैं। रेमंड वगैरह के लिए कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती थी, अभी भी करती है, लेकिन इसके बिजनेस मॉडल में जो शिफ्ट है वो 2022 से आना शुरू हुआ, जब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो B2B के साथ साथ B2C सेगमेंट, D2C सेगमेंट में उतरेगी। तो वहाँ से कंपनी को आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एंड इस बार की प्रेजेंटेशन में कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे इन्वेस्टर्स में एक बार फिर से जोश आया है, एंड उसका इम्पैक्ट आपको प्राइस चार्ट में देखने को मिल रहा है। बाय द वे, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ऑलरेडी इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड हूं, एंड रिसेंटली मैंने लगभग 20-22 दिन पहले इस स्टॉक में एक बार फिर से एडिशन किया था। एंड ये जो एडिशन है ये क्लियरली बताता है कि यहाँ पे आपका कन्विक्शन है बिजनेस मॉडल में, कंपनी की ग्रोथ में और मैनेजमेंट में। एंड इसीलिए डिस्क्लेमर भी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं इस वीडियो में कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी के पास इक्विटी से कहीं ज़्यादा बोरोइंग हुआ करती थी,
एंड ये कहानी जो है अब चेंज हो गई है और अब कंपनी के पास रिजर्व कहीं ज़्यादा हैं और वो बोरोइंग को कभी भी मतलब लाइबिलिटीज़ को कभी भी कम कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट अब जाकर के कंपनी की हेल्दी हुई है पिछले 1-2 सालों में। एंड कैश फ्लो की जहाँ तक मैंने बात किया है तो वो नेगेटिव हैं, नो डाउट। और इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है क्योंकि कंपनी कोई भी कॉन कॉल नहीं करती है। बात कर लेते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की। तो कंपनी के पास फिलहाल 12,000 प्लस एसकेयू हैं एंड विद इन 1 ईयर अगर आप देखेंगे तो वो 7,000 से बढ़ करके 12,000 प्लस हो गए हैं। ये ओन ब्रांड के एसकेयूज़ हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी ने इन 1 सालों में बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। और मैं पूरा कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि इस 1 साल में क्या चेंज हुआ है। ऑल्दो कंपनी कॉन कॉल में तो क्या है कि ईजिली बता देती है सारी चीज़ें कि हमारा ऐसा था वैसा था, आप क्वेश्चन करिए। बट कहीं ना कहीं डीप डाइव अगर आप करेंगे कंपनी के दोनों प्रेजेंटेशन को लेकर के कंपैरिजन करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कंपनी ने कहाँ से कैसे क्या ग्रोथ की है। तो आप देखेंगे एसकेयूज जो हैं कंटिन्यूसली कंपनी ने एक्सपेंड किए हैं एंड B2C एंड D2C सेगमेंट में कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। और अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप, जैसा कि मैंने पहले बोला कि B2B सेगमेंट में कंपनी मेजरली काम करती थी और अब आप देखिए मेजर जो रेवेन्यू है कंपनी का वो B2C सेगमेंट से आता है। एंड B2C सेगमेंट में मार्केट जो है वैल्यूएशन भी बढ़िया देता है एंड यहाँ पर जो है तो आपके कैश फ्लो भी हेल्दी होने के चांसेस हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो कैश फ्लो भी कहीं ना कहीं जा करके टर्न अराउंड होगा और वो हेल्दी होगा। अगर आप इनका रोड मैप देखेंगे तो पूरी की पूरी स्टोरी चेंज होती है 2022 से। एंड वेदांत बैंक जो हैं इनके इस मैनेजमेंट के की ग्रोथ ड्राइवर रहे हैं जिन्होंने इस पूरी कंपनी को टर्न अराउंड किया है। एंड उसके बाद से अगर आप देखेंगे रिलॉन्च होता है थॉमस स्कॉट एक बार फिर से और वहाँ पे वो कोलैबोरेट करते हैं नैमसी ब्रांड से। तो इंटरनेशनल ब्रांड से भी इनका कोलैबोरेशन है, उनके लिए भी ये जो है तो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक बार बिजनेस मॉडल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है बट एक बार यहाँ पर पे आप देखते चलिए कैसे किस तरीके से कंपनी जो है आगे बढ़ती आई। तो 2024 तक कंपनी का बहुत बढ़िया चल रहा था क्योंकि कंपनी जो है अमेज़ॉन, मिंत्रा और नेमशी के साथ यहाँ पे टाई अप की हुई थी और उनके लिए जो है तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2023 में मिंत्रा के साथ इनका कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। 2024 तक तो यहाँ तक चीज़ें थी लेकिन अभी सडनली क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। अब उसके बाद आप देखिए कि कंपनी ने एक और मेजर प्लेयर को ऑनबोर्ड किया है एंड दैट इज़ एजियो। तो एजियो के साथ भी लाइसेंस ब्रांडिंग यहाँ पे कंपनी की हुई है और वहाँ से भी कंपनी बहुत बड़े रेवेन्यू को अचीव कर रही है। और इसके साथ साथ अभी तक कंपनी जो है किड्स एंड मेंस वियर और थोड़ा बहुत वोमेंस के लिए भी अपैरल की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि हैंडबैग्स की कैटेगरी में आते हैं, तो यानी कि हैंडबैग्स भी बनाने का कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया है। तो वेदांत बैंक एक मतलब बहुत ही यंग यहाँ पे मैनेजमेंट में इनका की रोल है, यंग मैनेजमेंट है इनके पास थॉमस स्कॉट की बात करें। एंड सिर्फ यहाँ पर जो है तो एक सोच और यंग मैनेजमेंट ही नहीं है जो कि ग्रोथ को ड्राइव किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इनके साथ कि जो इन्होंने डाटा कलेक्शन किया है। तो अब रिसेंटली इनका जो बिजनेस मॉडल हुआ करता था वो डाटा कलेक्शन का काफ़ी ज़्यादा होता था क्योंकि मिंत्रा के साथ इनका टाई अप था, अमेज़ॉन के साथ था। तो इनको ट्रेंड्स क्या ट्रेंडिंग है, लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे किस तरीके के कपड़े ट्रेंडिंग है, किस तरीके की यंग जनरेशन जो है फैशन को जो है प्रेफर कर रही है, तो वो सब डाटा इनको कलेक्ट करने में काफ़ी इजी होता है। एंड उस बेसिस पर ये डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिर उसके हिसाब से ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च करते हैं। तो ये इनके ग्रोथ का बहुत बड़ा की ड्राइवर रहा है। और इसके साथ साथ इन्वेंट्री में कैसे ये रिस्क को मैनेज किए हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये इनकी ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, डाटा एनालिटिक्स वगैरह। एंड उसके साथ साथ अब इन्होंने 2 AI भी लॉन्च किए हैं। तो ये बहुत मतलब कंपनी जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी ग्रोथ दिखा रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दिखाता है कितना एम्बिशियस है मैनेजमेंट एंड दैट इज़ वाई कंटिन्यूसली 2 दिन से जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन
एक दिन पहले लॉन्च हुई है, तो कल के दिन का एक्शन और आज के दिन का एक्शन आपको चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है। तो दो एआई यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किए हैं। थ्रेड एआई जो है तो वो हाई डिमांड स्टाइल्स वगैरह और किस तरीके की जो है तो आजकल के लाइफ स्टाइल, करंट फैशन वगैरह जो ट्रेंड में चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करता है। एंड कैटलॉग एआई जो है तो वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पर उन कपड़ों को ट्राई करके एक तरीके से बढ़िया विजुअल्स और एक तरीके से लिस्टिंग प्रोवाइड करता है उन अपने मतलब यूँ समझिए कि आप एक तरीके से एक कैटलॉग दिखाता है। तो दो एआई यहाँ पे कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने जो है तो अपने अपने वेयर हाउसेज जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं ताकि मैक्सिमम 2 दिन के अंदर D2C मॉडल के तहत कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सके। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की, B2C B2B। B2B में कंपनी जो है तो रेमंड वगैरह, रेड टेप, इनको कैटर करती है और कंपनी ने अब कम कर दिया है B2B, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं ले रही हैं। जिन क्लाइंट के साथ इनके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स थे सिर्फ उन्हीं को ये कैटर कर रहे हैं। एंड उसके अलावा ये एक्स्ट्रा अब यहाँ पर B2B में एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं। मेजर जो फोकस है कंपनी का B2C में है, जहाँ पे इनके अपने खुद के ब्रांड हैं एंड लाइसेंस्ड ब्रांड है। लाइसेंस ब्रांड में मिंत्रा आता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नामशी जो कि दुबई का ब्रांड है और इनके खुद का जो ब्रांड है वो है थॉमस स्कॉट का ब्रांड। ठीक है, तो थॉमस स्कॉट जो है फ्लैगशिप ब्रांड है इनका, ऑनलाइन होती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब ये ऑफलाइन में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। 5 स्टोर बेंगलोर में इनके ओपन हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। मतलब ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगर कोई देखेगा, मैंने भी मतलब 20-22 दिन पहले इस स्टॉक को ऐड किया था, कोई कॉन कॉल नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब जो भी डाटा अवेलेबल थे वो 1 ईयर पहले के थे और 1 ईयर से आज के बीच में अगर देखा जाए तो सिर्फ कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। एंड उस बेसिस पर चूंकि यंग मैनेजमेंट था, काफ़ी मतलब बहुत डिलीवरिंग मैनेजमेंट है, एम्बिशियस मैनेजमेंट है और उसके बेसिस पे लग रहा था कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा करेगी। नंबर्स भी कंपनी के ठीक आ रहे थे। हालांकि इस बार के अगर आप नंबर देखेंगे तो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन कंपनी ने क्या है टैक्स ज़्यादा पे किया है जिस वजह से पैट जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है। अदरवाइज कंपनी के नंबर अच्छे हैं, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखेंगे वो नंबर अच्छे हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पे मैंने ऐड किया, क्योंकि इंडिया का जो सिनेरियो है, इंडिया का जो मुझे लगता है कि यहाँ अगर कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा फल फूल सकता है तो वो है कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम वाला। एंड थॉमस स्कॉट उसी थीम पर कहीं ना कहीं खरा उतरता है। एंड उसके बाद आज जब ये प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ तो लग रहा है कि डिसीजन वॉज रियली राइट, क्योंकि बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स जो हैं इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे कितनी बढ़िया ग्रोथ है, रुपीज़ इन मिलियन दिए हुए हैं 56 करोड़। ठीक है, ये इनके B2C सेगमेंट की ग्रोथ है 34 करोड़, 21 करोड़, 12 करोड़। तो 12 करोड़ से 21, 21 से 34, 34 से 56 करोड़, इस तरीके की इनकी ग्रोथ है। ये इस तरीके से इनकी जो है तो ऑनलाइन प्रेजेंस है आपको देखने को मिलेगी। ये हैंडबैग्स वगैरह भी आपको अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। ये इनके रिटेल आउटलेट्स हैं बेंगलोर में, सारे के सारे पांचों के पांचों जो हैं आउटलेट्स वो बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। लाइसेंस ब्रांड में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 15 से 44, 44 से 96 करोड़ और धीरे धीरे इनके SKUs भी बढ़ रहे हैं। ये सारे ब्रांड्स हैं, आप देख सकते हैं लाइसेंस ब्रांड हैं। कुछ आपको अमेज़ॉन के मिलेंगे, कुछ मिंत्रा के मिलेंगे और वहाँ पे काम करने से इनको बेनिफिट ये होता है कि इनको कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग स्टाइल के बारे में पता चलता है, क्योंकि पब्लिक जिस तरीके से डिमांड करती है उनको समझ में आता है कि डिमांड क्या चल रहा है। B2B का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे, रेवेन्यू धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो कंपनी यहाँ पे B2B से अपना फोकस शिफ्ट की है B2C सेगमेंट में। आप देखेंगे B2C जो है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमांडिंग है और B2C में ये इनके जो है तो ओन ब्रांड है और ये अदर ब्रांड है और ये B2B है। तो एक समय पे B2B रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर था और अब जाके ये रेवेन्यू में काफ़ी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा SKUs में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है। एंड जैसा कि हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की है, डाटा ड्रिवन इनकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा सब कुछ, फोकस ऑन स्पीड, किस तरीके से इन्होंने वेयर हाउस वगैरह डाल रखे हैं ताकि जल्द से जल्द डिलीवरी वगैरह कर सकें, प्रीमियमाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो कंपनी जो है एक तरीके से हर चीज़ों को परख करके और सारे जतन कर रही है कि कहीं ना कहीं से बढ़िया ग्रोथ निकाल के लाएं। और पिछले कुछ सालों से जो ग्रोथ दबी हुई थी वो अब कहीं ना कहीं
आपको नंबर्स में भी देखने को मिलेगी। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे 32 करोड़, उसके बाद 62 करोड़, 91 करोड़ और अब 161 करोड़। और अगर मार्जिन की बात करें 4 से 7, 7 से 14, इस बार मार्जिन थोड़े से डाउन हुए हैं 12% के, बट इन द लॉन्ग रन अगर इनके B2C के ओन जो ब्रांड हैं वो अगर सही से करेंगे तो यहाँ पे इनके मार्जिन जो है और बेटर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी कंपनी की हेल्दी है, एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी जब कंपनी के पास उनके इक्विटी से कहीं ज़्यादा उनके पास जो है लाइबिलिटी हुआ करती थी। एंड फिलहाल ये चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, कंपनी ने अपने काफ़ी सारे डेट के रिपेमेंट कर रखे हैं। और इसके अलावा इन्वेंट्रीज और अगर आप रिसीवेबल्स की भी बात करेंगे तो उनमें भी बहुत ज़्यादा एज सच इशू नहीं है। और ये कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। और नेट रेवेन्यू आप देख सकते हैं, कंपनी के मार्जिन एंड एबिटा में आप देख सकते हैं, पैट आप देख सकते हैं, पैट भी बढ़िया ग्रो किए हैं। एंड डेट टू इक्विटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। ROCE मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में बढ़िया इंप्रूव हो सकते हैं। तो ओवरऑल बात किया जाए कंपनी बहुत बढ़िया है और आई एम एगरली वेटिंग फॉर देयर फर्स्ट कॉन कॉल, कब वो करेंगे। और क्या है कि फिर जब मैनेजमेंट से सवाल जवाब होते हैं तो वहाँ और ज़्यादा बिजनेस के बारे में क्लैरिटी मिलती है। एंड छोटी सी पोजीशन के साथ ही मैं इसमें बना हुआ हूँ एंड वो डाटा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी। एंड दैट इज़ वाई डिस्क्लेमर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस स्टॉक में मैं कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इसके अलावा कुछ और पोजीशंस हैं जो होल्डिंग है मेरी, वो JM फाइनेंशियल्स हैं। रिसेंटली के फिनटेक को भी मैंने ऑन बोर्ड किया है पोर्टफोलियो में। एंड ये 2 नए स्टॉक हैं। एंड इसके अलावा अगर बात किया जाए कि केफिन को क्यों कैम्स की जगह पे ऐड किया है, मतलब कैम्स क्यों नहीं ऐड किया, केफिन को ऐड किया, तो उसके पीछे का रीज़न है RTA सेगमेंट में दोनों कंपनी कार्य करती है। एंड केफिन की जो ग्रोथ है, ग्लोबल प्रेजेंस वो बना रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसकी ग्रोथ जो है कहीं ज़्यादा आने वाली है आगे आने वाले टाइम में। IPOs वगैरह में भी इन्वॉल्व होती है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है उसका इन एज़ कम्पेयर टू अगर हम कैम्स की बात करें। एंड एनी मेजर डिप जो है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है केफिन में। JM फाइनेंशियल्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और जब पोजीशन लिया था तभी उस समय पर वीडियो बनाया था। एंड इसके अलावा एक और कंपनी है जो कि स्टडी में है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, डी डेवलपमेंट। और बताइएगा आप लोग, अगर आप में से किसी ने स्टडी किया है तो वो कैसी लगी आप लोगों को, कंपनी कैसी है। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि उसमें मेरी पायलट पोजीशन अभी रिसेंटली मैंने विदिन 1 और 2 डेज़ में उसमें ली हुई है। बाकी क्योंकि कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, लेकिन लगता है कि उसमें जैसा जितना जो भी स्टडी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बहुत जल्द शेयर करूँगा उसको। एंड रिसेंटली अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी था, मतलब थोड़ा काम को लेकर के और थोड़ा पर्सनल लाइफ को लेकर के। एंड थोड़े से ट्रैवल को भी लेकर के, कुछ ट्रैवल्स भी मतलब चल रहे हैं आना जाना, तो दैट इज़ वाई रेगुलर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रही है। और क्योंकि अर्निंग के भी सीज़न सारे ख़त्म हो चुके हैं एंड कुछ खास कंटेंट मुझे ऐसा लगता नहीं है, और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं कि मैं रोज़ आपको एक वीडियो बनाऊं कि ये 4 शेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। वो ब्रेकआउट के लिए वो मतलब मेरा वो ट्विटर है, आप उस हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मुझे लगते हैं चार्ट बढ़िया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कंटेंट में वही बनाऊँ जो मुझे वर्थ लगता है, जो आपको वैल्यू ऐड कर सके, जो आप में कहीं ना कहीं कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन दे सके। वरना बनाने के लिए ये 4 IT शेयर ये धमाका कर देंगे, इस तरीके की वीडियो बनाने का मुझे कोई बहुत ज़्यादा पर्पस समझ में आता नहीं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक स्टडी किए हैं, कुछ नाम बताइए, हो सकता है आप लोगों की स्टडी हेल्पफुल हो अदर मेंबर्स के लिए। एंड कुछ मुझे भी पसंद आए तो मैं भी शायद उनमें कुछ स्टडी करूं अपनी। बाकी अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है देन डू हिट द लाइक बटन and do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.